फ्रेंड्स, वेलकम टू सैम्स अकाउंट क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। स्टूडेंट्स, अभी मोस्ट ऑफ द टाइम आई नो अभी गर्मियों की हॉलीडेज चल रही हैं, समर हॉलीडेज चल रही हैं, स्टूडेंट्स अभी एंजॉय कर रहे हैं, है ना। वो सब सही है, चलता रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की अभी हॉलीडेज स्टार्ट हो गई हैं अभी भी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के नहीं है क्योंकि क्लास 12th है ना। तो बोर्ड ईयर है, इस साल आपका बोर्ड्स है, तो कुछ कुछ क्लासेस में एक्स्ट्रा क्लासेस भी चल रही हैं, तो ठीक है जैसा भी है। लेकिन हमारा पर्पस क्या है बेटा, ये सोजो बैच क्या है, इसमें जो हम अभी अपना ये फर्स्ट यूनिट पार्टनरशिप जो लेके आने वाले हैं बेटा, है ना। इसमें जो पहला हमारा चैप्टर है फंडामेंटल्स, ये कवर अप करने वाले हैं। तो आज की हमारी ऑफिशियल लेक्चर 1 है क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। अब ये पार्टनरशिप क्या है, क्यों हम इसको पढ़ेंगे, है ना, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। देखो 11th क्लास अभी आप लोग अपने क्लियर करके आए हो, है ना। 11th क्लास में आप एक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स पढ़ के आए हो, ठीक है। मतलब अगर आप 11th क्लास पढ़ रहे हो, जो उसमें अकाउंटेंसी आपने पढ़ी, उसको पढ़ के अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारी अकाउंटेंसी पूरी दुनिया में ये होती है, मतलब एज अ नोशन आप अपने माइंड में ये डेवलप कर रहे हो कि दुनिया में ऐसे ही अकाउंटेंसी चलती है जैसे हमने 11th में पढ़ रही है, तो बेटा एक्चुअली गलत है। क्योंकि 11th क्लास की अकाउंटेंसी एक जगह है और पूरी दुनिया की जो अकाउंटेंसी चल रही है वो एक जगह है। तो 11th क्लास फिर आप ये सोच रहे हो हम पढ़ क्यों रहे थे, उसमें इतना हमने टाइम वेस्ट क्यों करा। क्योंकि बेटा जो उसके कंसेप्ट है ना, वो बेस है, वो बेस कंसेप्ट है। वो बेस कंसेप्ट आपको जो आगे टेक्निकल अकाउंटेंसी, जो रियल लाइफ की अकाउंटेंसी, स्पेशली कंपनीज की जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें बेस बनाने के लिए बहुत मदद करेगी। ऐसे ही ये जो हमारा एक नेक्स्ट टॉप जो एक नेक्स्ट हमारा एक स्टेप है ना, एक नेक्स्ट लेवल आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में बेटा। जो आपने टाइप ऑफ बिजनेस की अकाउंटेंसी पढ़ी, वो पढ़ी सोल प्रोप्राइटरशिप की, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप की बेटा आपने क्या कहते हैं उसको, अकाउंटेंसी पढ़ी है। लेकिन 12th क्लास में बेटा आप सोल प्रोप्राइटरशिप की नहीं पढ़ोगे, बस पढ़ ली 11th क्लास में जितनी सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़नी थी, हो गया खत्म। 12th क्लास में बेटा आज आप एक अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग पढ़ोगे। मतलब टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं बेटा, आप बीएसटी में पढ़ते आ रहे होगे, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी आप फिर पढ़ रहे हो। कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस में आपने पढ़ा होगा कि पहला टाइप ऑफ बिजनेस जो बेसिक बिजनेस है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। दूसरा पार्टनरशिप होता है। तीसरा, कभी कभी बेटा पार्टनरशिप और एलएलपी को एक साथ लिखते हैं। एलएलपी आप अपने 12th की बीएसटी में पढ़ रहे होंगे, डिटेल में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चौथा बेटा जैसे एओपीज होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, वो क्या होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर आपने पढ़ा होगा बेटा कंपनीज, कंपनी में भी आपने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ी होंगी। ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, शेयर होल्डर्स कंपनी, ऐसे ऐसे बेटा अलग अलग है बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस है। तो बेटा आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ लिया, तो इन इन बिजनेस में अकाउंटेंसी भी फॉलो होती होगी। अब इन इन बिजनेस में अकाउंटेंसी फॉलो होती होगी, तो इनकी कैसे कैसे अकाउंटेंसी होती है वो हमको पढ़नी है। सोल प्रोप्राइटरशिप की आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, आज हमें बेटा 12th क्लास में पार्टनरशिप की पढ़नी है। पार्टनरशिप के बिजनेस में अकाउंटेंसी कैसे होती है, क्या वो मेथड्स फॉलो करते हैं, अरे क्या वो 11th क्लास जैसे ही होती है या उससे कुछ हटके है, वो हम देखेंगे। फिर हम कंपनीज की भी पढ़ेंगे। आपको एक मैं बात बता दूं बेटा, कंपनीज की जो अकाउंटेंसी होती है वो आपके 12th क्लास में बहुत ही लिमिटेड है, आपको पूरी नहीं पढ़नी। बहुत ही महासागर है बेटा वो, अगर आप पढ़ने लग गए तो आपको तो बेटा ये जो किताब है ना बेटा, तीनों को मिला के वो ही पूरी बन जाएगी अगर आप कंपनीज की पढ़ने लगोगे। बहुत डिटेल में है वो, आपको बेटा एज जैसे जैसे आप अपने कॉमर्स में बेटा आप ज्यादा एलिवेट करते रहेंगे, जैसे ग्रेजुएशन में जाएंगे वहां पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, प्रोफेशनल कोर्सेस लेंगे जैसे सीए सीएमए, वहां पे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंपनीज तो बेटा ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है, वहां पे नई नई चीजें आपको पढ़नी है। लेकिन उसका छोटा सा एक्सट्रैक्ट हम अपने उसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ेंगे। वो क्या है, जैसे रेशियोज वगैरह है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती है वो सब देखेंगे, क्या फॉर्मेट है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। फिर जो हमारी तीसरी है कंपनीज एक्ट, वो जो सॉरी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वाली किताब है, उसमें ये सब दे रखा है कि शेयर कैपिटल कैसे होती है, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ये सब दे रखा है। तो वो सब वहां पे पढ़ा रखा है। लेकिन हमको अभी जो हमारा ये है सोसो 1.1 बेटा, इसमें हमको अभी सिर्फ पार्टनरशिप पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो आप देखिए बेटा चैप्टर 1 क्लास 12, यहाँ पे मैंने आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या मीनिंग है, ये सेक्शन 4 क्या लिखा हुआ है, ये फीचर क्या बेटा, ये सब अभी देखेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको मुझे एक बेस पढ़ाना पड़ेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप जब 11th क्लास में पढ़ चुके हैं तो क्यों हमको पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। मतलब ऐसा क्या है, जब पूरी दुनिया में सोल प्रोप्राइटरशिप चल रही थी, ऐसा क्या हुआ कि एक अलग से पार्टनरशिप बनाना पड़ा।
जब काम अपना चल रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप से, अकाउंटिंग भी अच्छी खासी उसमें पढ़ ली, तो एक दुनिया में ऐसा क्या नीड आ गई कि एक अलग टाइप ऑफ बिजनेस ही बनाना पड़ा सोल प्रोप्राइटरशिप के अलावा, पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप बनाई तो आपको पता बेटा, जब आप बिजनेस बनाते हो, बिजनेस में अकाउंटेंसी होना जरूरी है। अब पार्टनरशिप क्योंकि एक नया बिजनेस बन गया, तो फिर उसकी अकाउंटेंसी अलग होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो आप अकाउंटेंसी पढ़ते आ रहे हो 11th क्लास में, वो सेम आप 12th क्लास में या पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं लगा सकते। उसमें कुछ फर्क है, वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता रहूंगा वैसे वैसे होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ये कहानी बेटा एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूं। मतलब सीधी बात, क्वेश्चन क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो आप बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हो, बचपन मतलब 11th क्लास से, तो क्यों हमको ये पार्टनरशिप पढ़ना पड़ रहा है, क्यों हमको ये पार्टनरशिप पढ़ना पड़ रहा है? यही रीजन है, मैं आपको बताता हूं। सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा आप ध्यान से पढ़ो। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, इसका शब्द देखो। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक ऐसा प्रोप्राइटर जो सोल है, मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल। कभी कभी बेटा जो टैक्स की बात कर रहे हैं, हम टैक्स लॉस देखेंगे, जैसे हमारे इंडिया में टैक्स लॉस चल रहे हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल को बताओ एक साथ ही लिया गया है, ये दोनों होते एक ही है। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब बेटा एक प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब बेटा एक बंदा जो बिजनेस चला रहा है। प्रोप्राइटर मतलब एक ऐसा बंदा जो बिजनेस चला रहा है, जैसे आप हो गए, मैं हो गए, हम सब प्रोप्राइटर है बेटा। अगर हम बिजनेस चला रहे हैं अकेले, अगर हम बिजनेस चला रहे हैं अकेले, यहां पे शब्द बहुत ध्यान से देने वाली जरूरत है, अकेले, तो बेटा उसको आप बोलोगे सोल प्रोप्राइटर। मतलब एक ऐसा प्रोप्राइटर जो सोल है, अकेला चला रहा है, मतलब एक अकेला ही बंदा है। एक बंदा जो धंधा चला रहा है लेकिन अकेला चला रहा है, तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक परचून की दुकान हो गई, ठीक है, एक अकेला बंदा परचून की दुकान चला रहा है, तो ठीक है बेटा, अकेला चला रहा है तो उसको सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे। ना वो कंपनी है, ना वो पार्टनरशिप है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक सोल प्रोप्राइटर है। लेकिन आप बोलोगे सर एक परचून की दुकान वाला है, अकेला चला रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जीएसटी नंबर है, तो क्या सर फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाएगा या रजिस्टर्ड बिजनेस बोला जाएगा? बेटा डिफरेंस है रजिस्टर्ड बिजनेस में और इन अलग टाइप ऑफ बिजनेस में। एक सोल प्रोप्राइटर एक बिजनेस है जो सोल प्रोप्राइटर है, मतलब एक बिजनेस भी है लेकिन चला अकेला रहा है, उसके अलावा कोई नहीं चला रहा। लेकिन हो सकता है वो अनरजिस्टर्ड हो, मतलब जीएसटी नंबर उसने नहीं ले रखा। लेकिन एक परचून वाला है बेटा, वो भी अकेला चला रहा है बिजनेस, लेकिन वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो बेटा उसको भी सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाएगा, उसको भी सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाएगा। जीएसटी नंबर ले रखा है नहीं ले रखा, उसका सोल प्रोप्राइटरशिप से कोई लेना देना नहीं है। पार्टनरशिप है, अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर नहीं ले रखा, तो ठीक है, फिर भी पार्टनरशिप बोली जाएगी। लेकिन पार्टनरशिप है, जीएसटी नंबर भी ले रखा है, तब भी पार्टनरशिप बोली जाएगी। ठीक है, कंपनीज में तो बेटा आपको लेना ही पड़ेगा, उसमें कुछ है, उसमें कुछ रूल्स है, वो आपको यहाँ पे अभी डिटेल नहीं पड़ रहा। कुछ थ्रेशहोल्ड लिमिट्स है जो आपको वहां फॉलो करनी पड़ती है। तो बेटा ये कुछ डाउट स्टूडेंट्स के आ जाते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि आप 11th में जीएसटी पढ़ के आ चुके हो, तो थोड़ा सा आपके माइंड में एक ऐसा आएगा कि सर हम देखो कुछ कुछ दुकानों में जाते हैं, कुछ कुछ दुकानों में जाते हैं सर, अब इतना पता चल गया कि बिजनेस कौन सा सोल प्रोप्राइटर है या नहीं है। सीधी बात है बेटा, कोई भी बिजनेस आपको पहचानना है, वो एक बिजनेस होगा, ठीक है, बिजनेस तो है, लेकिन अगर उसका मालिक अकेला है, उसके अलावा और कोई नहीं चला रहा, तो फिर वो सोल प्रोप्राइटर है। लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर का आप देखोगे सर, कहीं कहीं जीएसटी नंबर होता है सर, हम जाते हैं वो हमको बिल देते हैं, तो सर ऐसा ऐसा लग रहा है सर ये सोल प्रोप्राइटर नहीं है, ये तो कुछ अलग से बिजनेस लग रहे हैं सर। ऐसा फीलिंग आती है कि सर ये सोल प्रोप्राइटर नहीं होगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में तो ऐसा लगता है धंधा और बंदा सेम है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी नंबर है, तो मतलब अलग से इस बिजनेस को अलग से जीएसटी के लिए रिकॉग्नाइज किया गया, तो ये कुछ अलग ही होगा, सोल प्रोप्राइटर नहीं होगा। अब वो क्या अलग है वो नहीं पता, लेकिन बेटा मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वो है सोल प्रोप्राइटर। तो आप अपने माइंड में ये जो डाउट्स लेके आ रहे हो, तो इसको आप दूर रखो बेटा, ये सब कुछ नहीं होने चाहिए। ठीक है, जीएसटी अगर एक नंबर ले रहा है कोई बिजनेस, तो बेटा तो वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, अगर वो नहीं ले रहा तो वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाएगा। सेम अप्लाइज टू पार्टनरशिप। अगर एक पार्टनरशिप है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने जीएसटी नंबर नहीं लग रखा तो आप उसको पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोलोगे, बेटा वो भी पार्टनरशिप बोला जाएगा, उसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी तो बेटा जब आप जीएसटी लॉस पढ़ोगे आगे जाके अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में या हायर क्लासेस अपने कॉलेज लेवल पे, तो आपको वहां पे डिटेल में पढ़ना है। जीएसटी के लिए बस ये अलग अलग बिजनेसेस बना रखे हैं, लेकिन बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप में डालना है, पार्टनरशिप में डालना है, वो आप जीएसटी से क्लासिफाई या मेजर नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको किसी बिजनेस को डिस्टिंग्विश करना है कि ये सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप, आप ये नहीं बोल सकते अच्छा इसके पास सोल प्रोप्राइटर के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो ये पार्टनर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जीएसटी नंबर से मतलब मेरा कहने का ये है कि आप इसको मेजर नहीं कर सकते। ये मुझे आपको पढ़ाना पड़ा क्योंकि कभी कभी हॉट क्वेश्चंस होते हैं बेटा, वहां पे ये चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पास्ट में ऐसे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आ भी चुका। ठीक है, तो आपका
जीएसटी नंबर सीधी बात है आपको नहीं बताएगा, मतलब इट्स नॉट अ मेजर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बिजनेसेस। मतलब आप सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप या कंपनी अगर किसी को पहचानना चाहते हो, जीएसटी नंबर से पहचान नहीं सकते, आपको कुछ और मेथड्स, कुछ और फैक्टर्स वहां पे लगाने पड़ेंगे। वो आपकी बिजनेस स्टडीज का कोर्स, वो यहां हमारा अकाउंटेंसी लेवल पे नहीं है, वो आप बीएसटी में पढ़ो, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया, अ सोल प्रोप्राइटर कैन बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। अनरजिस्टर्ड वाला भी सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, जीएसटी नंबर वाला भी सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, चलो ठीक है। लेकिन कहने हम जो हमारा मकसद था पढ़ने का, मैं आपको ये समझा रहा हूं हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। मतलब जब सोल प्रोप्राइटर पढ़ लिया, प्रोप्राइटरशिप पढ़ने की क्यों जरूरत है, ये इसलिए जरूरत पड़ गई है बेटा, ये इसलिए जरूरत पड़ गई है क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में क्या था, जो बंदा धंधा चला रहा है, जो बंदा धंधा चला रहा है वो अकेला चला रहा है, अकेला चला रहा है। अब क्या है बेटा, जैसा आप कंपनीज को देखो, कंपनीज का भी ग्रोथ इमेजिन कर सकते हैं बेटा, वो एक कंपनी है, कहां अपने को इतना ऊपर ले गई है, वो ऐसे वो अगर वो एक अकेला बंदा नहीं ले जा सकता इतना ऊपर। आप अगर देखेंगे बेटा, कंपनी में कोई एक बंदा नहीं होता। आप बोलोगे सर रिलायंस में तो मुकेश अंबानी है, तो बेटा वो तो दिखाने के लिए, वो तो फेस के दिखाने के लिए, क्योंकि उसका चेयरमैन एमडी है। लेकिन एमडी भी सिर्फ एक थोड़ी ना होता है कंपनी में, 7 7 8 8 एमडी ऐसे एमडी होते हैं बेटा, 9 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम, तो पूरी टीम होती है, एक बंदा नहीं चला रहा कंपनी को, ठीक है। तो उसका बेटा वो तो फेस वैल्यू दिखा रखी है कि मतलब जैसे एक चेयरमैन होता है ना, कि अगर कंपनी के बिहाफ पे अगर कोई बोलेगा तो ये बंदा बोलेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं है वो ही चला रहा है और कोई टीम ही नहीं है। लेकिन प्रोप्राइटर में बेटा क्या होता है, प्रोप्राइटर में मैं आपको बात बताऊं, वहां पे बंदा और धंधा एक ही होता है, मतलब एक ही बंदा चला रहा होता है, उसके पीछे कोई टीम नहीं होती। आप बोलोगे सर एम्प्लॉयज, अरे एम्प्लॉयज को नहीं गिना जाता, अरे ओनर और एम्प्लॉयज में फर्क होता है। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा सर ऐसा तो नहीं है, हमने तो ऐसे सोल प्रोप्राइटर भी दे रखे हैं सर, उन्होंने तो 10 10 12 12 एम्प्लॉयज रखे हुए, ये तो पूरी टीम है। आप ये धंधा और बंदा एक वाला कंसेप्ट तो है नहीं, बिजनेस भी है लेकिन कोई एक बंदा नहीं चला रहा सर, पूरी टीम मिलकर चला रही है। अरे बेटा वो जो टीम मिलकर चला रही है उसको एम्प्लॉयज बोलते हैं। एम्प्लॉयज आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी। मैंने यहां पे आपको वर्ड बोला है, एक ही ओनर होता है। अगर एक ही ओनर है, मतलब एक ही धंधा चला रहा है, मतलब एक ही ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। मैं धीरे धीरे लेके आ रहा हूं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता आ रहा हूं। मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक ही ओनर है और उसने एक ही बंदे ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। इंप्लॉइज तो बेटा आप चाहे अनगिनत रखो फिर, लेकिन एक ही बंदे ने तो धंधा तो एक बंदे ने स्टार्ट करा ना, कैपिटल एक ही बंदे ने लगाया ना, पैसा तो एक ही बंदे ने लगाया ना धंधे में, तो उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, आपको बिजनेस को बताऊं ऊपर लेके जाना है, आपके पास पैसा नहीं है, बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जाना है, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, या आपको एक दूसरी ब्रांच खोलनी है, ग्रोथ पर्पस करना है आपको, तो बेटा ग्रोथ के लिए आपको क्या जरूरत है, पैसे की जरूरत है। अब आपके पास पैसा नहीं है बेटा, अब अच्छा जब दूसरी ब्रांच खोलेंगे तो आपको लेबर चाहिए होंगे, है ना, ह्यूमन रिसोर्स की जुगाड़ करना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स रखोगे तो ह्यूमन रिसोर्स हो गई, लेबर हो गई, मशीनरी चाहिए, आपके पास वो नहीं है, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, कहां से लाए। तो आपका एक दोस्त था, आपके दोस्त ने कहा यार मेरे पास ये सब चीज है, आपके दोस्त ने कहा मैं बताऊं कैपिटल और लेबर का जुगाड़ कर सकता हूं, पैसे का तू कर ले। आपने कहा आपके पास पैसा है, आपको एक पार्ट, आपने क्या करा, आपके पास बिजनेस है लेकिन आपके पास सिर्फ पैसा है, आप पैसा ही लगा सकते हो, आपके पास जुगाड़ नहीं है कि आप लेबर कहां से लेके आओगे, ह्यूमन रिसोर्स कहां से इकट्ठा करोगे, मशीनरीज कहां से लेके आओगे, है ना, ये सब आपको नहीं पता, लीगैलिटीज क्या होती है, रजिस्ट्रेशन सब ये सब कैसे करना, ये सब का ज्ञान आपको नहीं है, आप सिर्फ पैसा लगा सकते हो। लेकिन इसका ज्ञान आपके दोस्त के पास है, तो आप उसने कहा भाई तू पैसा लगा दे, मैं ये सब चीजें लेके आ जाऊंगा। तो जब आप कुछ लेके आ रहे हो, वो कुछ लेके आ रहा है, दोनों मिलके इकट्ठा करके अपनी अपनी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं जो बिजनेस के लिए नेसेसरी है। बेटा बिजनेस में सिर्फ पैसा लगाने से थोड़ी ना काम चलेगा, आपको लेबर रखनी है, एसेट्स खरीद के लेके आनी है, एसेट्स नहीं खरीदोगे धंधा कैसे करोगे, है ना, एसेट्स खरीद के लेके आनी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना है, लीगैलिटीज जरूरी होनी है, पता होने चाहिए, तो वो सब वो लेके आ रहा है, क्योंकि उसके वो नहीं लेके आएगा तो फिर भी आप अकेले पैसों से तो बिजनेस नहीं चलेगा ना, सिर्फ अकेला आप पैसा लेके आ गए, आपने कहा उससे बिजनेस खुल जाएगा, उससे तो नहीं चलेगा। तो वो कुछ लेके आ गया, आप कुछ लेके आ गए, दोनों मिला के एक अपनी चीज बना दी, उसी को बेटा पार्टनरशिप बोलते हैं, या सीधा बोले एक अपनी ही सिनर्जी, अपनी एक नई सिनर्जी क्रिएट कर दी। मतलब दोनों की एनर्जी सिंक हो गई। बेटा सिनर्जी मतलब दो शब्द से मिलकर बना है, सिंक एनर्जी, सिंक प्लस एनर्जी, मतलब यहां पे आपकी एनर्जी और उस सामने वाली पार्टी की एनर्जी दोनों की सिंक हो गई। सिंक देखते ना बेटा, हमारे दो डिवाइसेस होते हैं, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से सिंक कर दिया, इसका मतलब ये दोनों कनेक्टेड हो गए अब, ठीक है। आप इसका मतलब जो आपकी एनर्जी का यहाँ पे क्या मतलब है, आप जो चीज लेके आ रहे हो वो सामने वाला कोई चीज लेके आ रहा है, वो दोनों मिलकर सिंक हो गई है। अब इन दोनों से मिलकर आप एक नया बिजनेस
स्टार्ट कर रहे हो। अब इस बिजनेस के अंदर जो बेटा एसेट्स आई हैं, कैपिटल आई है, वो सिर्फ एक बंदे की नहीं है बेटा। ये जो बिजनेस में अब जो चीजें आ गई हैं, अब आप ऐसा बोल सकते हो कि एक ही बंदे ने डाला है, नहीं, आप ये बोलोगे नहीं तूने भी डाला है और वो सामने वाले ने भी डाला, आपके दोस्त ने। तो बेटा यहाँ पे तो एक से ज्यादा बंदों ने इंट्रोड्यूस कर दी चीजें। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का तो बेटा यहाँ पे क्या है, जो उसका डेफिनेशन है उसका तो ये फिर एंटी है, उसका तो बेटा कॉन्ट्रडिक्टरी चलेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप तो भाई चिल्ला चिल्ला के ये कहता है कि भैया जो धंधा है, जो ये धंधा है उसमें जो कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा, जो कोई बंदा चीजें इसके अंदर लेके आएगा, बिजनेस में सिर्फ एक ही बंदा लेके आएगा, मतलब एक ही ओनर होगा और कोई होगा नहीं उसके अलावा। लेकिन यहां पे तो बेटा आप भी ला रहे हो, कोई और कुछ लेके आ रहा है, कोई सामने वाला कुछ लेके आ रहा है, तो बेटा यहां पे तो एक से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व हो गए। मतलब यहां पे तो जो कैपिटल इंट्रोडक्शन हुई है, जो चीजें बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुई है, वो एक बंदे ने नहीं, और भी एक से ज्यादा बंदों ने इंट्रोड्यूस करा है। तो बेटा इसको हम फिर सोल प्रोप्राइटरशिप तो कतई नहीं बोल सकते। सोल प्रोप्राइटरशिप तो बेटा इसको बोल ही नहीं सकते। तो आप बोलोगे फिर सर इसका क्या नाम दे, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बोल सकते, अब कुछ नाम तो देना पड़ेगा। अब ऐसे ही बेटा एनालिसिस जो बिजनेस एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने कहा यार यहां बात तो सही है, सोल प्रोप्राइटरशिप तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पे एक ही बंदा एक चीज लेके नहीं आ रहा सारी। यहां पे एक बंदा सारी चीजें लेके नहीं आ रहा, एक बंदा कैपिटल लेके आ रहा है, दूसरा एसेट्स लेके आ रहा है, तीसरा लेबर लेके आ रहा है। तो यहाँ पे एक बंदा कोई सारी चीजें लेके नहीं आ रहा, तो उसको सोल प्रोप्राइटर नहीं बोलो, क्या तो बोले तो क्या बोले, सिनर्जी नहीं बोल सकते, सिनर्जी तो एक अलग ही, ये तो बस बोलने वाला वर्ड है, बिजनेस में नहीं बोल सकते। तो बेटा यहाँ पे फिर उन्होंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करा, उसको बोल देंगे भैया पार्टनरशिप। ये हो गई पार्टनरशिप, यही है बेटा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब ये है यहाँ पे एक से ज्यादा बंदे जब धंधा स्टार्ट करते हैं, मतलब और आगे बोलूं, एक से ज्यादा बंदे मिलके, एक से ज्यादा बोल रहा हूं मैं, एक नहीं एक से ज्यादा, अब चाहे दो भी हो, ठीक है, एक से ज्यादा होना चाहिए बेटा। जैसे ही आपको एक से ज्यादा कोई बंदा वहां पे दिखा, मान लेना यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर तो नहीं है, अब वो कुछ और हो सकता है। सिर्फ पार्टनरशिप ही नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप ही हो, एक से ज्यादा हो तो ये भी गलत है। अभी तो और भी है बेटा, और भी टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं, जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं, कंपनीज होती है, वहां भी एक से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि पार्टनरशिप आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि अगर एक से ज्यादा बंदा इन्वॉल्व है बिजनेस में, तो फिर वो सोल प्रोप्राइटर तो नहीं है। चलो इतनी तो हमारी छुट्टी हुई, टेंशन फ्री हो, ठीक है। हालांकि बेटा इन डिटेल आपने अपनी 12th क्लास की बीएसटी में या 11th क्लास की बीएसटी में ये सब चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है। चलिए, तो जहां जो बिजनेस जिसमें एक से ज्यादा बंदा कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, नई नई चीजें धंधे में लेके आता है, तो बेटा फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, वो है पार्टनर। चलिए, अब ये तो बेटा मैंने आपको चीज समझाई, और मैंने आज आपको इसका लॉजिक भी बता दिया कि क्यों हमको 12th क्लास में पार्टनरशिप पढ़नी पड़ रही है, जब 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ ली। हम तो यही सोच के आए थे कि भैया यही होगी अकाउंटेंसी। 11th में तो हम सब यही सोचते थे भैया इतनी ही होती है अकाउंटेंसी, चलो सारा अकाउंट्स आ गया, अब हम कुछ आगे इस पे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अब इससे ज्यादा। लेकिन आपने देखा ही, यहाँ पे तो हम 12th क्लास में आए, हमने तो पार्टनरशिप पढ़ लिया, अब ये तो अलग बिजनेस पढ़ रहे हैं, हमने तो सोचा हमने सारा पढ़ लिया, अब आप फिर कंपनीज पढ़ोगे, खत्म ही नहीं हो रही अकाउंटेंसी, नए नए बिजनेस आ रहे हैं, उस बिजनेस की अब अकाउंटेंसी पढ़ो। बेटा ऐसे ही है, ठीक है। तो अलग अलग बिजनेस की अपनी अपनी अकाउंटेंसी फॉलो होती है, लेकिन कोर स्ट्रक्चर वही है अकाउंटेंसी का, जो बेस 11th में आपने पढ़ा है। आपको जान के आनी होगी पाए बेटा, चाहे कितनी भी टेक्निकल चीज हो, चाहे कितना भी टेक्निकल टाइप ऑफ बिजनेस, जैसे कंपनी बहुत टेक्निकल लगता है, उसकी फाइनेंशियल्स देखने में बड़ी टेक्निकल लगती है, समझ में नहीं आती है ना। लेकिन आपको जान के आनी होगा बेटा, जो बनती है ना, उसका जो बेसिक है ना, जो फाउंडेशन, वो 11th क्लास से, 11th क्लास में जो बेटा हमने अकाउंटेंसी पढ़ी है, उससे नो डाउट वो सोल प्रोप्राइटरशिप की है, लेकिन उसका जो फंडा चलता है, कंसेप्ट चलता है, वो सारे आपको अकाउंटेंसी में दिखेगा, मतलब पार्टनरशिप में भी आपको दिखेगा। अरे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट 11th क्लास में बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यहां भी वही सब चीजें बनती हैं, बस एक दो चीजें एक्स्ट्रा बन जाती हैं, यहाँ पे एक दो चीजें एक्स्ट्रा बन जाती हैं, बाकी हर चीज सेम लगती है। कंपनीज में बेटा, कंपनीज में भी बनाया जाता है, बस वहां पे नाम बदल दिए हैं बेटा। कंपनी में भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, बस वहां पे नाम बदल दिए, नाम बदल दिया, फॉर्मेट बदल दिया। हम वहां पे टेबल फॉर्मेट में बनाते थे, टी अकाउंट में, वहां पे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हैं, हर चीज सेम मैं बता रहा हूं ना, बस थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया ताकि कॉमन ना लगे, ऐसा ना लगे भाई कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप तो सेम सेम लग रही है ना, इसलिए अलग अलग करना पड़ा। चलिए, अभी तो बेटा मैंने आपको एक डिफरेंस बताया कि दुनिया में क्यों आना पड़ा, मैं आपको ये बता रहा हूं, मतलब दुनिया में क्यों हमको पार्टनरशिप बनानी पड़ी, क्योंकि बेटा कभी कभी क्या होता है, एक बंदा सारी चीजें नहीं कर सकता, एक बंदे के पास सारी चीजें नहीं होती ना बेटा। जैसे टैलेंट की बात करें, सारा टैलेंट कभी कभी एक बंदे के पास नहीं होता। तो बिजनेस भी ऐसे ही है बेटा, अब आपको बिजनेस ग्रो करना है, अब बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको कुछ कुछ चीजें चाहिए, कुछ एक्सपर्टीज चाहिए, है ना।
जैसे आपको बेटा क्या है, प्रोफेशनल इंडस्ट्री खोलनी है, सोचो रेस्टोरेंट खोलना आपको, अब आप कैपिटल तो लगा सकते हो, कैपिटल तो लगा सकते हो, लेकिन आपको एक ऐसा बंदा भी अपने साथ बिजनेस में चाहिए जिसके पास एक्सपर्टीज हो, रेस्टोरेंट का ज्ञान हो, शेफ हो, मतलब सीधी बात। तो बेटा आपको एक ऐसा बंदा भी चाहिए। तो बेटा जरूरी नहीं है जो आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो वो मॉनिटरी ही करो। रियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटा नो डाउट हम सिर्फ मॉनिटरी कंसिडर करते हैं कैपिटल को, लेकिन लाइफ में रियल लाइफ में बेटा आप और भी चीजें लेके आते हो। जैसे वो सामने वाला बंदा है वो आपके पास ज्ञान लेके आ रहा है, शेफ है वो बेटा, वो रेस्टोरेंट का ज्ञान लेके आ रहा है, फूड का ज्ञान लेके आ रहा है, तो वो भी तो कैपिटल है। नो डाउट अकाउंटेंसी में हम उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि आप 11th क्लास में पढ़ते आए हो, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हम कंसिडर ही नहीं करते। ये हमारी डेफिनेशन है अकाउंटेंसी की, आपने पढ़ी है सीपीए के द्वारा जो दी गई है, एआईसीपीए के द्वारा। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हम कंसिडर करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में बेटा क्या होता है, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने तो कैपिटल लगा दी, लेकिन आप एक ऐसा बंदा भी रखोगे जो जिसको उस बिजनेस का ज्ञान हो, तो बेटा वो भी तो आके आपको चीज प्रोवाइड कर रहा है, ज्ञान दे रहा है। वो ज्ञान दे रहा है फोकट में तो देगा नहीं, तो आपसे कुछ तो लेगा। अब वो इंप्लॉय नहीं है, लेकिन इंप्लॉय नहीं है, वो आपसे प्रॉफिट में शेयरिंग लेगा। तो बेटा प्रॉफिट में तो सिर्फ मालिक लोग ही शेयरिंग लेते हैं, प्रॉफिट में तो बेटा जो शेयर लेता है तो वो तो मालिक लेता है ना। इसलिए यहां पे मैंने आपको क्या एक एग्जांपल से बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों फेल हो गया आगे जाके। अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो वहां पे जाके सोल प्रोप्राइटरशिप फेल हो गया बेटा, वहां पे हर काम नहीं चल रहा, क्योंकि ग्रोथ में आपको और भी चीजों की जरूरत है और उसके और सारी चीज बेटा आपके पास नहीं हो सकती। तो वहां पे आपको जो दूसरे लोग हैं जो वो चीज आपको प्रोवाइड कर दे, आपको उनके साथ मिलना पड़ेगा। जब आप मिल गए तो एक से ज्यादा लोग हो गए, जब मिल गए तो एक से ज्यादा लोग हो गए, तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का कंसेप्ट फेल हुआ, पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस हो गई। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि क्यों पार्टनरशिप हमको बनानी पड़ी, मतलब दुनिया में हमको पार्टनरशिप जैसा शब्द क्यों सुनना पड़ा। अब इसकी वजह से सुनना पड़ा, अब क्योंकि अब बड़े ध्यान से सुन रहा हूं, अब पार्टनरशिप बेटा क्योंकि बन चुकी है, अब पार्टनरशिप बन गई, एक नया बिजनेस आ गया, चलो ठीक है समझ आ गया, एक नया बिजनेस आ गया दुनिया में पार्टनरशिप। अब बेटा क्योंकि दुनिया में एक नया बिजनेस आ चुका है पार्टनरशिप, तो अकाउंटेंसी भी फिर चलेगी, क्योंकि अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये आप 11th में पढ़ते आए हो बेटा। बिजनेस तो बन गया, अब बिजनेस तो बिजनेस है तो बोलेगा भी ना। अरे बिजनेस तो बना लिया तो क्या गूंगा बिजनेस है, बोलेगा भी, कुछ तो बोलेगा। अब वो बोलेगा कैसे, उसकी लैंग्वेज क्या है, अकाउंटेंसी उसकी लैंग्वेज है, तो बेटा उसको एक अकाउंट उसको लैंग्वेज देनी पड़ेगी। आपने पार्टनरशिप बना लिया, बिजनेस बना लिया, ठीक है, तो वो गूंगा थोड़ी है, उसको एक लैंग्वेज दो, तो लैंग्वेज तो है अकाउंटेंसी। तो ऐसे हमको अकाउंटेंसी ऑफ पार्टनरशिप पढ़नी पड़ गई। अकाउंटेंसी बेटा फिर हमको पढ़नी पड़ गई पार्टनरशिप की, क्योंकि पार्टनरशिप तो बना ली, लेकिन वो दुनिया को कम्युनिकेट कैसे करेगा, पार्टनरशिप जो आपने बना ली वो दुनिया को कैसे बोलेगा कि भाई मैं ये हूं, मेरा ये प्रॉफिट है, मेरा ये लॉस है, कैसे बताएगा, अकाउंटेंसी के थ्रू बताएगा। तो इसलिए आपको अकाउंटेंसी ऑफ पार्टनरशिप पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। अब वो क्या डिफरेंस है उसका सोल प्रोप्राइटरशिप से, क्यों क्या क्या चीजें इसमें अलग है, वो हम पूरे कोर्स में थ्रू आउट पढ़ेंगे। आप अगर ये सोच रहे हो आप पहले ही चैप्टर में आपको समझ में आ जाए कि अच्छा सोल प्रोप्राइटरशिप में ये डिफरेंस है, पार्टनरशिप में ये डिफरेंस है, नहीं, यह आपको पूरे कोर्स में थ्रू आउट आएगा। जब तक जो लास्ट चैप्टर हमारा है बेटा डीजो, वहां तक आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए चलिए डीजो क्या है, अरे डीजो मतलब डिसोल्यूशन, ठीक है। चलो तो अच्छा, ये तो मैंने बस आपको एक पॉइंट बताया बेटा, ये सब किताबों में नहीं है, ये सब आपको समझना है, ये सब मैं आपको समझा रहा हूं, ये सब किताबों में नहीं है, क्यों सोल प्रोप्राइटर क्यों पार्टनर, छोटा सा लिख के दे दिया बेटा। चलिए अभी ये तो बेटा मैंने बताया आपको जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से, अब एक बता रहा हूं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा जो जर्नली होता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप, ये लीगल की, इसमें कोई लीगल बैकिंग नहीं है। सर लीगल बैकिंग का क्या मतलब है, मतलब दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज नॉट इन्फोर्स बाय लॉ, मतलब जर्नली बात कर रहा हूं। आप अगर हमारा इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए एक्ट्स हैं, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है और ना ही वो इतने इन्फोर्सेबल है, ठीक है। कुछ है नहीं बेटा, मतलब आपने सीधा आपको अगर लगना है कि आप बिजनेस स्टार्ट करो तो आप सीधा स्टार्ट करो, आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है किसी लॉ के अंदर, ना ही आपका कोई लॉ आपके पीछे पड़ा कि नहीं नहीं तुम्हें ऐसे ही बिजनेस करना है, ऐसे ही करना है, नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी ही बनानी है, मतलब आपके सर के ऊपर कोई बैठा नहीं है सोल प्रोप्राइटर में। अब देखो बेटा एक सामने किसी ने सामने खाने की मोमोज की दुकान खोल ली, मोमोज का स्टॉल लगा लिया, अब बेटा उस पर क्या किसी लॉ ने बोला कि तुमको ऐसे ही लगाना है, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तुम ऐसे नहीं कर सकते, डेप्रिसिएशन ऐसे लगाना है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है बेटा, कुछ भी करो फ्रीली है। मतलब सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस है बेटा वो लीगल बैकिंग नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी मर्जी के मालिक को खूब करो, बेटा ये कुछ हद तक ठीक है, मतलब आप अगर अपने आप को लिमिटेड रखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ग्रोथ करनी है, इंटरनेशनल लेवल ले जाना है, इंटरस्टेट लेवल दिखाना है, तो बेटा आपको अपने आप को एक लीगल बैकिंग करनी पड़ेगी, मतलब आपको एक
क्लाउड में आना पड़ेगा लीगल के, एक लीगल क्लाउड के अंदर बेटा आपको आना पड़ेगा। अब उसके क्या बेनिफिट है यहां अभी नहीं समझा सकता, वो आपको थ्रू आउट द कोर्स ही समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैं कंपनीज की बात करूं बेटा, कंपनीज की, कंपनी जो बनती है ना, आप ऐसे कंपनी नहीं बना सकते जैसे आपने मोमोज का स्टॉल खोल लिया तो आप ये सोच रहे हो कंपनी भी ऐसी खोल लेंगे। बेटा कंपनी ऐसी नहीं बनती, कंपनी आपको जब भी बनानी पड़ेगी वो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड करके बनानी पड़ेगी, मतलब वहां पे लीगल बैकिंग है। सेम गोज टू बेटा पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ग्रेट डिफरेंस है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में बेटा एक लीगल बैकिंग भी होती है, इसके अंदर एक लीगल बैकिंग है। तो पहले मैंने आपको एक डिफरेंस बताया बेटा, पहला डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि बेटा यहां पे एक वन पर्सन, ठीक है, यहां पे मोर देन वन, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसमें क्या है बेटा, लीगल बैकिंग, ठीक है, इस पे भी लीगल बैकिंग, लेकिन आप वो तो बोलोगे सर इसमें तो लीगल आपने दोनों जगह लिख दिया। अरे बेटा यहां पे देखो, ये लीगल बैकिंग यहां पे है, यहां पे लीगल बैकिंग नहीं है, एक डिफरेंस है बेटा, ये डिफरेंस है। मतलब यहां पे लीगल बैकिंग, कोई लीगल बैकिंग नहीं है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप बना रहे हो, करो खूब आराम से करो, आपको कोई लॉ आपके ऊपर सर पे नहीं बैठा है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, मतलब आपका बिजनेस गवर्न करने नहीं बैठा है, आप ही चलाओगे बिजनेस, आपको कोई लॉ नहीं बताएगा कि ऐसे ऐसे चलाना है। लेकिन पार्टनरशिप में बेटा लॉ बताता है कि आपको कैसी चीजें करनी है ना। कंपनीज में अगर आपको कोई काम करना है तो आपको वहां पे लॉ बताता है। तो पार्टनरशिप इज इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, लेकिन यहां पे कुछ कैच है पार्टनरशिप में जो मैं आपको अभी पूरे कोर्स में थ्रू आउट बताऊंगा कैसा है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप की डेफिनेशन मैंने लिखी है, किसी लॉ की लिखी है। बेटा हमारे इंडिया में अगर आप पार्टनरशिप बनाना चाहते हो तो बेटा पार्टनरशिप ऐसी नहीं बनेगी, आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। इस लॉ की जो ब्यूटी है बेटा, इसमें मैं बता दूं, अगर आप एक दो आपके बताओ तीन दोस्त हैं, आप तीन दोस्त ने मिलकर सोचा चलो धंधा करते हैं, पार्टनरशिप करें, हमने पार्टनरशिप बिजनेस खोला, तो आपको किसी लॉ के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन की फॉर्म, आप ऐसा सोच रहे हो फॉर्म जाएंगे इंडियन पार्टनरशिप फॉर्म फिल करेंगे बस हो गया, ऐसा है, ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने तीनों ने ओरली भी बोल दिया कि आज हम धंधा स्टार्ट करेंगे, मिलके बिजनेस चालू भी कर दिया, कहीं रजिस्ट्रेशन करवाने भी नहीं गए, तो भी बेटा आप ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली इसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो जाओगे, लॉ ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये लॉ रिटन और ओरल दोनों इंक्लूड करता है। ये जो लॉ है बेटा ये रिटन और ओरल दोनों को इंक्लूड करता है। इसका मतलब अगर आपने कहीं जाके लिखित में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, मतलब ओरली करा रखा, सिर्फ वर्बली वर्बली बोलती है, आज डिसाइड कर दिया तीन दोस्तों ने कि आज हम धंधा करेंगे तीनों मिलके, तो भी बेटा ऑटोमेटिकली इस लॉ की जो प्रोविजंस हैं, सर ये प्रोविजंस क्या होते हैं, सेक्शंस क्या है, वो आपको बेटा सिलेबस में नहीं है। मैं धीरे 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 आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको लिखकर पढ़नी है बेटा, ठीक है। हर लॉ के अंदर बेटा कुछ सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 जो होता है बेटा वो क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट टाइटल क्या होता है ना, शॉर्ट टाइटल क्या होता है सर, मतलब जो भी लॉ होता है उसको आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, उसका मीनिंग, वो सब। सेक्शन 2 में उसकी डेफिनेशन लिखी होती है। ये हर लॉ के साथ है बेटा, हर लॉ के साथ। आप दुनिया का कोई भी लॉ उठा लो, इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप उठा लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठा लो, कंपनीज एक्ट उठा लो, जो भी लॉ आपका मन करता है बेटा आप उठा लो। उसका जो पहला सेक्शन होता है वो उसका शॉर्ट टाइटल होता है, दूसरा जो होता है बेटा वो उसकी डेफिनेशन होती है, बाकी तीसरे से बेटा उसके कंटेंट्स, चौथे से ये सब उसके आते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो अपना ये सोल प्रोप्राइटरशिप है बेटा, इसके अंदर कोई लीगल बैकिंग नहीं, आप समझ गए, खूब बिजनेस करो, कहीं रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन कराने की कहीं जरूरत नहीं है, करा सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। कहीं फॉर्म वॉर्म भर के, अगर आप सोच रहे हो जैसे आधार कार्ड बनवाते बेटा फॉर्म वॉर्म भरना पड़ता है तब जाके बनता है, ऐसे ही यहां भी आप कहीं फॉर्म भर के पार्टनरशिप रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं कराना, किसी जैसे बेटा तीन दोस्तों को कुछ ज्ञान ही नहीं है कैसे होता है, बस मान लिया आज हमने धंधा स्टार्ट कर दिया बेटा, तब भी ऑटोमेटिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लगने लग जाएंगे उस पर। अब वो कैसे लगने लगे वो हम आगे क्लासेस से पढ़ते रहेंगे। आज तो स्ट्रक्चर्ड क्लास है बेटा, आज मैं फाउंडेशन बना रहा हूं आपका इस क्लास का। आज हमें फाउंडेशन पढ़ना, क्योंकि अगर मैं सीधा आपको ये क्या क्या लिखा है बस पढ़ाने लग जाऊं, आपको सब ऊपर से जाएगा। कुछ कुछ डाउट्स है जो बेसिक बेटा जो स्टूडेंट के आते हैं, पास्ट में ऐसे स्टूडेंट से ऐसे डाउट पूछे, मैं वो आपको मैं बता रहा हूं, सेम आपके भी वो डाउट्स आने हैं, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस बेटा मैंने आपको बताया, लीगल बैकिंग है यहाँ पे। मतलब अगर आप सोच रहे हो आपने पार्टनरशिप बना लिया तो बेटा ऑटोमेटिकली आप एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आ जाएंगे, मतलब आपके पास एक लीगल, आपके सर के ऊपर एक लीगल चीज बैठी रहेगी ऑल द टाइम। एग्जाम्पल, दो पार्टनर्स में जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूं,
बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जैसे दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, नहीं नहीं प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी, नहीं वो कह रहा है तू 60% ले मैं 40% लूं। मैंने कहा नहीं क्यों? उसने कहा मैं मेहनत ज्यादा करता हूं, तू तो बस पैसा लेके आया। उसने कहा अरे मैं पैसा नहीं लगाता तो तू तेरी मेहनत कैसे होती? मतलब इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया। आपने सुना हो ना बेटा, पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है। तो बेटा अब यहां पे अगर सोचो ये सोल प्रोप्राइटरशिप होता तो यहां पे तो फिर कोई लॉ है नहीं, दोनों लड़ते रहते कोई समाधान ही नहीं है। लेकिन बेटा पार्टनरशिप में क्या है, अगर इन दोनों की लड़ाई हो रही है तो ये कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में बेटा ऑटोमेटिकली इंडियन पार्टनरशिप का जो सेक्शन वहां पे डिस्प्यूट कर लग रहा होगा वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो बोलेंगे हमने तो कोई रजिस्टर्ड ही नहीं कराया। वो कह रहे नहीं नहीं जैसे लॉ ने बोल दिया नहीं नहीं तुम 60-40 कुछ नहीं है, इक्वल इक्वल 50-50 करो। अब वो सामने वाला पार्टनर कह रहा है नहीं हम क्यों करें 50, मैं तो 60 लूंगा। हमने अपने कोई बिजनेस रजिस्टर्ड थोड़ी ना करा रखे किसी लॉ में, ये लॉ हम पे अप्लाई नहीं हुआ। हमने कोई रजिस्टर थोड़ी ना करा रखा लिखित में। बेटा लॉ ये बोलेगा तू बेटा रजिस्टर्ड करा या ना करा, तुमने पार्टनरशिप खोल ली ना, एक से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व हो गए ना, अब चाहे तुम मुंह जुबानी ही पार्टनरशिप क्यों ना कर लो, तो भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अब तुम पे लगेगा और तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग अब 50-50 होगा। 50-50 होगा बेटा अगर इन दोनों में डिस्प्यूट है कि तू 60 ले 40 ले। अगर इनकी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, अब वो क्या है छोड़ो बेटा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर सारे अभी बताने लग गया सब ऊपर से जाएगा। चलिए ठीक है बेटा। तो आप यहां पे बेटा क्या है, ये एक बेनिफिट है। अभी आपने देखा बेटा यहां पे अगर सोचो यही डिस्प्यूट अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में हो जाता बेटा तो ये दोनों लड़ते रहते बेटा, और इसकी वजह से देखो फिर धंधा भी बंद करना पड़ता। अब जब अभी यहाँ पे झगड़ा हो रहा है तो फिर आगे भी होता तो ये धंधा बंद कर देते। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बेटा ये सब लैक्स है, ये सब लैकिंग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये अनपॉपुलर है सोल प्रोप्राइटरशिप, बस स्मॉल लेवल पे चलता है, ज्यादा नहीं चलता। लेकिन पार्टनरशिप में एक बेनिफिट ये है उन दोनों पार्टनर्स को एटलीस्ट ये तो पता है यार हम दोनों के बीच में आगे आगे जाके फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो एटलीस्ट कोर्ट का दरवाजा तो खटखटा सकते हैं। एटलीस्ट हमारा हम किसी लॉ के अंदर प्रोटेक्टेड तो है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पार्टनर हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है तो हम बस देखते ही रहेंगे और हम कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, लीगल बैकिंग है, लीगल है बेटा, यहां पे आपको लॉ बचा सकता है आपको कि हाँ इस सामने पार्टनर ने मेरे साथ फ्रॉड कर रखा है, तो आप लीगल जा सकते हो और वहां पे अपने उस फ्रॉड को क्लेम कर सकते हो, सॉरी अपने उस राइट को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये एक वन ऑफ द बेनिफिट है पार्टनरशिप का। तो मैंने आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, दोनों कंटेक्स्ट से बताया। क्यों? पहला कि वहां पे एक ही बंदा होता था, धंधा और बंदा एक ही होता था, एक ही चीज कैपिटल इंट्रोड्यूस होती थी तो ग्रोथ इतनी नहीं हो पाती थी, एक्सपर्टीज भी नहीं होती थी। तो जब आप अपने से अलावा किसी और को ले आते हो बिजनेस में तो बेटा एक से ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर तो नहीं हुआ ना, सोल तो नहीं है यहाँ पे, प्रोप्राइटर सोल नहीं है, यहाँ पे दो प्रोप्राइटर है, वन से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे पार्टनरशिप है ना, सिनर्जी है, दो लोगों की एनर्जीज या दो से ज्यादा लोगों की एनर्जी, एक से ज्यादा लोगों की एनर्जी सिंक हो गई है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक और डिफरेंस बताया बेटा, ओनर एम्प्लॉइज। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर बहुत सारे एम्प्लॉइज तो हमको सोल प्रोप्राइटर में दिखते हैं तो वो भी तो पार्टनर हो? नहीं, ओनर की बात हो रही है, एक से ज्यादा ओनर है, एम्प्लॉय नहीं। ठीक है, फिर जीएसटी का मैंने आपको बताया बेटा, जीएसटी रजिस्टर्ड हो या ना हो वो इट्स नॉट अ मेजर टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बिजनेस। मतलब आपको ये पहचानना है सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, कंपनी, तो जीएसटी से नहीं पहचान पाओगे, जीएसटी नंबर मदद नहीं करता आपकी कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं। एक पार्टनरशिप जो जीएसटी नंबर नहीं ले रखा वो भी बेटा पार्टनरशिप हो सकता है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। चलिए ठीक है, ये हॉट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, क्योंकि अब आपने क्योंकि बेटा 11th में जीएसटी पढ़ रखा है तो जीएसटी आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई शौक नहीं है कि अगर आप पेपर में जीएसटी देख लेंगे। ठीक है, कहीं कहीं जगह सीबीएसई ने बेटा एक्सपेरिमेंट भी कर रखा है 2019 2020-21 में उसने बेटा जीएसटी के साथ एक्सपेरिमेंट्स भी करे हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो एक तो मैंने आपको ये बताया, दूसरा मैंने आपको ये बताया लीगल बैकिंग। चलिए ठीक है, लीगल बैकिंग होनी बहुत इसमें है, और भी बहुत सारी चीजें बेटा, अब वो मैं आपको जैसे जैसे कोर्स पढ़ाऊंगा वैसे वैसे। चलिए, तो हमारा बेटा पहला ये जो टॉपिक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है। हालांकि मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि भैया लॉ में क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको ये बताया ये पार्टनरशिप इसमें लीगल बैकिंग है, इसका मतलब ये लीगली प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब लीगली प्रोटेक्टेड है मतलब पार्टनरशिप इसका कोई लॉ होगा। तो बेटा हम लॉ के हिसाब से पढ़ेंगे, हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से कि पार्टनरशिप है क्या, पूरे लॉ के हिसाब से पढ़ेंगे। चलो बेटा, तो ये रहा लॉ भैया, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये रहा भैया सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें हमारे
पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखे कि भैया पार्टनरशिप होता क्या है। अब बेटा ये सेक्शन 4 में दो चीजें लिखी हैं, एक ये और एक ये भी जो ये आप नीचे दिख रहे हैं। सर ये क्या डेफिनेशन है? बेटा ये डेफिनेशन नहीं है, ये कंटिन्यू टू डेफिनेशन, डेफिनेशन की कंटिन्यूशन है। अगर आप कभी बेटा गूगल पे लिखना, गूगल पे आप कभी लिखना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो आपके पास बेटा वहां पे एक्ट खुल जाएगा, उसका पीडीएफ खोलिए, उस पर अगर आप देखेंगे सेक्शन 4, थोड़ा नीचे जाएंगे तो सेक्शन 4 जब आप खोल के देखेंगे तो आपके वहां पे ये दो चीजें लिखी होंगी। एक तो बेटा यहां से ले तक, बेटा यहां से ले तक उस एक्ट में अगर आप देखेंगे तो बेटा आपको यहां से ले तक यहां तक डेफिनेशन लिखी होगी। लेकिन मैंने यहां पे बीच में बेटा इसको इसलिए डिवाइड करा क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ पार्टनरशिप की डेफिनेशन अभी बताना चाहता हूं क्या है, जो कि बेटा आपके स्टडी मटेरियल्स में भी गिवन है। यही डेफिनेशन आप देखते हो बेटा आपके स्टडी मटेरियल्स में गिवन है और ये आपको पता होनी चाहिए पेपर के लिए, ठीक है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। बेटा ये डेफिनेशन है। आधा तो आप सोचोगे सर शुरू में समझ में आया, लेकिन ये आगे कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ये समझ नहीं आया। हाँ बेटा ये समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका मतलब है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें गेम है बेटा, इसका ही वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा ये म्यूचुअल एजेंसी है जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। चलिए देखो बेटा डेफिनेशन टुकड़े टुकड़े करके पढ़ेंगे, डिडक्शन से पढ़ेंगे। डिडक्शन मतलब एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 बेटा जो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो 1932 में, 1932 बेटा आजादी से भी पहले, आजादी से पहले ही बना दिया गया था। आज अभी तक यही चलता आ रहा है, अभी तक यही चलता आ रहा है। तो बेटा बहुत पुराना एक्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें बेटा आप देखेंगे नहीं है। आप जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूरा अभी पूरा पार्टनर्स वगैरह पढ़ लोगे ना बेटा आपको एक ज्ञान आ जाएगा। जब आप ये एक्ट पढ़ोगे, आपके सिलेबस में नहीं है, आप देखेंगे ये एक्ट में बहुत सारी चीजें गिवन नहीं है। आप बोलोगे यार ये कैसा बिजनेस है, इसके अंदर ऐसी भी चीज होनी चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए। अभी जब मैं आपको अभी पूरा पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा ना बेटा 12th पूरा पढ़ा दूंगा डीजो तक, तब आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी कि यार ये सब चीजें होनी चाहिए पार्टनरशिप में। हाँ क्योंकि इस एक्ट में गिवन नहीं है तो हमको क्योंकि वो नहीं पढ़ पा रहे। बेटा ये जो मैं आपको ये पूरा पार्टनरशिप पढ़ा रहा हूं ना क्लास 12 अकाउंटेंसी, बेटा ये गवर्न ये पूरा अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्टली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। एक और पार्टनरशिप एक्ट है बेटा जो 2008 में आया एक था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वो इसका एक एडवांस फॉर्म है बेटा। वो एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो, एक ऐसा बोल सकते हो इस पार्टनरशिप एक्ट में जो जो चीजें गिवन नहीं थी वो वहां पे कंसिडर की गई हैं। फॉर एग्जांपल बेटा एक पुराना फोन होता है, आप पुराना फोन यूज कर रहे हो, अब एक नया लेटेस्ट फोन आ गया, उसका नया मॉडल आ गया। तो वो नया मॉडल आया क्यों है? वो नया मॉडल इसलिए है क्योंकि जो उसका पुराना मॉडल है उसमें कुछ चीजें कुछ फीचर्स ऐसे गिवन नहीं है जो इसमें गिवन है। तो बेटा लोग फिर वो खरीदेंगे और वो ही पॉपुलर होगा, पुराना वाला पॉपुलर नहीं होगा क्योंकि उस नए फोन में पुराना वर्जन तो है ही और भी कुछ एक्स्ट्रा गिवन है। तो बेटा लोग पुराना वर्जन क्यों खरीदेंगे, नया वर्जन खरीदेंगे। तो ये एक तरीके से आप ऐसा समझो बेटा ये एक पुराना वर्जन है, इसका नया वर्जन 2008 में आया था जिसको बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है बेटा वो 2008 में लॉन्च किया गया था, लेकिन वो एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अकाउंटेंसी बेटा उसकी सेम ऐसी ही होती है जैसे वहां होती है, लेकिन उसमें कुछ है बेटा, कुछ अलग गेम है उसमें, कुछ तो फंडा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी यहां नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो बेटा अभी आपको ऐसा पढ़ना हमारे सिलेबस में, बस आप ऐसा समझो हमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़नी है, मतलब एडमिशन, गुडविल, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन, ये डीजो, ये सब बेटा हम सिर्फ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पढ़ेंगे, इसी के रूल्स पढ़ेंगे, इसी के सेक्शंस पढ़ेंगे। तो भैया जब हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 खोला, उसके सेक्शन 4 में गए तो वहां पे हमको पार्टनरशिप की डेफिनेशन मिल गई। क्या लिखी है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, धीरे धीरे पढ़ो, लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। अभी आप एक काम करो, यहां तक पढ़ो, ठीक है, यहां तक पढ़ो। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस। भैया पार्टनरशिप सोचो, आगे डेफिनेशन कोई है ही नहीं, अभी यहां तक लिखा पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस। अब यहां पे बेटा आप ध्यान से देखो, यहां पे प्लूरल है, पर्सन नहीं पर्संस है, पर्संस है बेटा, पर्संस। देखो ध्यान से, ये पर्सन शब्द है, एक एक पर्सन नहीं है, एक से ज्यादा है। तो जब एक से ज्यादा होता है तो यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज पे देखो पर्संस से संबोधित किया जाता है, मतलब यहां पे हमको समझ में आ गया एक से ज्यादा है। आप यही बोल रहे हो ना सर, आपने तो ये बोला था एक से ज्यादा होंगे तो पार्टनरशिप, तो लॉ में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इज द रिलेशन बिटवीन वन मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन। बेटा लॉ ने वन मोर देन वन नहीं लिखा, लेकिन पर्संस तो लिख दिया ना, पर्संस।
तो ये प्लूरल हो गया, मतलब यहां पे ऑटोमेटिकली सेंस क्लियर हो गई कि एक से ज्यादा है, क्योंकि अगर एक होता तो पर्सन होता, लेकिन पर्सन्स लिखा तो यहां पे ऑटोमेटिकली चीज क्लियर हो गई, एक से ज्यादा है। मैं आपको लॉ पढ़ना सिखा रहा हूं बेटा, ऐसे पढ़ा जाता है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, मतलब ये जितने भी एक से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने धंधा स्टार्ट करा है, उनके बीच में रिलेशनशिप है। आप बोलोगे सर कैसे रिलेशनशिप, यहां पे समझाया था सिनर्जी, उसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, मतलब ये जो चीज लेके आ रहा है, कोई कोई चीज लेके आ रहा है, कोई कैपिटल लेके आ रहा है, कोई एसेट लेके आ रहा है, कोई ह्यूमन रिसोर्स लेके आ रहा है, कोई अपना धंधा की एक्सपर्टीज लेके आ रहा है। सोचो रेस्टोरेंट में कुछ शेफ है, तो बेटा कोई अपना 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 लेके आ रहा है, तीनों के सारे मिलके एक नई चीज क्रिएट कर रहे हैं, मिलके एक चीज क्रिएट कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप है ना। ये कैपिटल लेके आ रहा है, तो बेटा वो कैपिटल तो लेके आ रहा है, लेकिन सिर्फ कैपिटल से धंधा थोड़ी ना स्टार्ट होगा। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के लिए बेटा एक्सपर्टीज चाहिए, शेफ की नॉलेज भी चाहिए, तो इस शेफ की नॉलेज रिलेट हो रही है ना, रिलेशनशिप है इस धंधे में। ये रेस्टोरेंट जो बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया सिर्फ पैसा लगा के थोड़ी ना स्टार्ट हो गया, उसने जो एक्सपर्टीज अपनी लेके आया उससे भी तो लेके आया, तो रिलेशनशिप है। वो अपनी एसेट लेके आया, मशीनरीज लेके आया, यूटेंसिल्स लेके आया, वो भैया शेफ लोगों को पकड़ के लेके आया, इंप्लॉइज को। तो बेटा ये रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन है, मतलब एक बंदे से काम नहीं चल रहा, मतलब एक बंदा सारी चीजें लेके नहीं आ रहा, सबका एक रिलेशन है, सबका एक रिलेशन है। अब ये रिलेशन कैसे है बेटा, ये रिलेशन इसलिए क्योंकि ये सब मिलके प्रॉफिट शेयर करेंगे। बेटा रिलेशनशिप है ना, क्योंकि सब में बता एक रिलेशनशिप है, मतलब भाईचारा है बेटा। जैसे हम रिलेशन होते हैं ना, जैसे फैमिली हो गया है ना, मैरिज का रिलेशनशिप हो गया, तो उसमें क्या सब मिलके रहते हैं ना, ऐसे ही इस पार्टनरशिप में, रिलेशन में क्या है, सब मिलके रह रहे हैं। अब ये मिलके रह क्यों रहे हैं, मिलके इसलिए रह रहे हैं ताकि मिलके धंधा कर सके। अच्छा धंधा क्यों करा जाता है, मुझे पहले आप ये बात बताओ। कोई भी बिजनेस बंदा कोई भी स्टार्ट करता है, अब चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, कंपनी हो, एओपी हो, कंपनी पार्टनरशिप हो, एक बिजनेस स्टार्ट होता क्यों है, उसकी बेस है क्या, उसका बेसिक क्या है, फाउंडेशन क्या है स्टार्ट करने का। बेटा वो एक ही मकसद है, सीधी बात, मुनाफा, प्रॉफिट कमाने का। बेटा आप चाहे सोल प्रोप्राइटर ही क्यों ना खोल लो, एक ही मकसद से बिजनेस खोला जाता है, और कोई मकसद होता ही नहीं बेटा, मैं बता रहा हूं, और कोई होता ही नहीं है, वो होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेन यही होता है। आप बोलोगे नहीं सर हम तो सोशल सर्विस के लिए भी खोल रहे, बेटा सोशल सर्विस के लिए फिर एनजीओ है, चैरिटी है, फिर आप इंडियन सोसाइटी एक्ट के हिसाब से वहां रजिस्टर्ड, उसके वहां रजिस्टर्ड होगी, वो कोई बिजनेस कुछ नहीं बेटा। बिजनेस जो बोल रहा है नहीं हम तो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये सब बेटा सब इधर उधर की बातें हैं। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए खोला जाता है, और खोला जाता ही नहीं है, सीधी बात है। ठीक है, ये हम सब ने बेटा 11th में, ऑब्वियसली आपने जब बिजनेस क्लास अपनी स्टडी पढ़ी थी 11th में, आपने बिजनेस की डेफिनेशन में पढ़ा ही था, बिजनेस का एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट बेटा। ठीक है, कंपनीज का बेटा प्रॉफिट नहीं है, उसके साथ एक और ऑब्जेक्टिव है, शेयर होल्डर मैक्सिमाइजेशन, वो हम देखेंगे वहां पे। तो बिजनेस पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, मैंने आपको समझा दिया। बहुत सारे लोग होते हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, और उन सब के बीच में एक रिलेशनशिप होता है बेटा। रिलेशनशिप होता है ना, क्योंकि जो पार्टनर है, तो 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर में रिलेशनशिप है ना, तीनों में रिलेशनशिप, कोई कुछ लेके आया, कुछ लेके आया। और ये रिलेशनशिप है क्यों, मतलब ये तीनों मिलके क्यों रह रहे हैं, रिलेशन मतलब क्या, मतलब यहाँ पे एक रिश्ता क्यों है, रिश्ता इसलिए बेटा क्योंकि ये रिश्ता है, मतलब एक ही लोग है, फैमिली के लोग हैं, तो बेटा क्योंकि एक ही लोग हैं, तो बेटा प्रॉफिट इन सब में ही बटेगा, फिर मिलके बटेगा। ऐसा नहीं एक ही बंदा लेके जा रहा है, बाकी दोनों में आ ही नहीं रहा, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बटेगा सब में बेटा। क्योंकि क्यों बटेगा, क्योंकि सबके बीच में रिलेशन है, रिलेशन है बेटा। जैसे आप फैमिली में खाना खाते हो, मिलके खाते हो ना, क्यों खाते हो, क्योंकि रिलेशनशिप है। ऐसे ही इन पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप है, भाईचारा है, एक रिश्ता है। अब जब रिश्ता है तो बेटा जब प्रॉफिट आएगा, तो ये जो प्रॉफिट में ये जो रिश्ता है, ये जो आपने प्रॉफिट कमा लिया, अब इस रिश्ते में जो भी लोग हैं बेटा मिलके खाएंगे फिर इस प्रॉफिट को, एक थोड़ी ना खाएगा, मिलके खाएगा। तो रिलेशनशिप बनाना पड़ा, मतलब एक भाईचारा बनाना पड़ा, एक रिश्ता बनाना पड़ा, ताकि जो चीज प्रॉफिट आने वाली है उसको मिलके खा सके। अब आप बोलोगे प्रॉफिट ही क्यों खा रहे हो, क्योंकि ध्यान से देखो, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। बेटा बिजनेस, अब पार्टनरशिप पता चल गया आपको, पार्टनरशिप तो होता ही बिजनेस है, पार्टनरशिप इज अ बिजनेस ब्रो, पार्टनरशिप इज अ बिजनेस। अब बिजनेस आपको पता है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है भैया, वो बनता है प्रॉफिट के लिए। अच्छा बिजनेस है, पार्टनरशिप एक बिजनेस है, और तब बना बिजनेस है तो फिर ऑब्वियसली प्रॉफिट तो आएगा, क्योंकि बेटा प्रॉफिट के लिए आपने पार्टनरशिप खोली है। अब अच्छा प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट बस आप देखते रहोगे, प्रॉफिट को, मुनाफे को देखते रहोगे, अरे खाओगे नहीं। अब खाएंगे क्या, एक बंदा खाएगा, बिजनेस में तो बेटा यहां पे आपने देखा एक से ज्यादा बंदे हैं, सोचो 3 बंदे हैं यहाँ पे, तो क्या एक ही बंदा खाएगा, बाकी दोस्त देखेंगे उसको खाते हुए, नहीं, वो तीनों भी खाएंगे। अब वो क्यों खाएंगे, क्योंकि इट्स द रिलेशनशिप है, उनके बीच में रिलेशन है, रिश्ता है।
तो बेटा रिश्ता है, रिलेशन है, भाईचारा है, तो बेटा मिलके खाएंगे प्रॉफिट को। लॉस आएगा, घाटा आएगा, वो भी मिलके खाएंगे। जरूरी नहीं है बेटा प्रॉफिट ही हो, लॉस भी तो हो सकता है। तो अगर लॉस होगा वो भी मिलके खाएंगे, कम ज्यादा हो सकता है कोई ज्यादा खाए कोई कम हो सकता है, लेकिन खाएंगे सारे। चाहे कोई कम खाए ज्यादा खाए, लेकिन खाएंगे सारे। प्रॉफिट होगा वो भी मिलके खाएंगे। तो बेटा एक एक चीज, डेफिनेशन में आपको बताओ ना, लॉ को ऐसे पढ़ना पड़ता है, एक एक चीज को कंसेप्ट से पढ़ना पड़ता है। तो अब पढ़ते फिर से, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। समझ में आ गया? अब यहां पे पढ़ो, ये जो असली डेफिनेशन है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्या है सर? ये मैं आपको समझाता हूं क्या होता है बेटा। देखिए, सोचिए आपने एक ए लिमिटेड, एक ए फर्म खोली, ए फर्म छोड़ देते हैं, कोई नाम ही रख लेते हैं, एबीसी फर्म खोली बेटा आपने। आपने पार्टनरशिप खोली। पार्टनरशिप जो बेटा होती है ना, उसको फर्म बोला जाता है। अगर आप कभी भी पार्टनरशिप बनाते हो, तो उस पार्टनरशिप फर्म को बेटा, पार्टनर जो बिजनेस है उसको फर्म बोला जाता है। जैसे आप बोलते हो सोल प्रोप्राइटरशिप, आप बिजनेस बोलते हैं, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। कंपनी में आप बोलते हैं मैंने कंपनी खोल ली। तो पार्टनरशिप में क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप कर ली? नहीं, फर्म खोल ली। ठीक है, तो फर्म बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये भी लॉ में लिखा हुआ है। ये सेक्शन 4 है ना, सेक्शन 4 में ही है इसकी डेफिनेशन। ये आप देखिए, अ फर्म, ये अभी पार्टनर्स, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पार्टनर, फर्म नेम। चलिए, तो एबीसी बेटा आपने एक फर्म खोली, एबीसी फर्म। उसमें 3 पार्टनर्स हैं, आपके 3 दोस्त हैं, ए बी सी। ये 3 पार्टनर्स हैं, तीनों मिलकर बेटा, तीनों ने मिलकर एक अपनी पार्टनरशिप फर्म खोल ली। चलो ठीक है, अब बेटा तीनों ने मिलकर अपनी पार्टनरशिप खोल ली। अब बताओ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एक केस बताओ, ये 2 केस है। पहला केस ये बेटा, तीनों पार्टनर्स आते हैं ऑफिस, रोज सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, धंधे में आते हैं, गाड़ी से धंधे में आते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं, मिलकर डिस्कस करते हैं, सारा देखते हैं, फैक्ट्री में डिस्कस करते हैं, आज हम ये करेंगे, अरे आज ये क्लाइंट है, आज उसको हमको ये सर्विस देनी है। तीसरा बोल रहा है नहीं नहीं, आज हमको ऐसा करना चाहिए। वो तीसरा फैक्ट्री को संभाल रहा है, दूसरा क्लाइंट्स के पास जा रहा है, पहला वाला वो एडवर्टाइजिंग में कर रहा है, सेल्स पे ध्यान दे रहा है। मतलब तीनों के तीनों मिलकर काम कर रहे हैं बेटा। मतलब धंधा तीनों के तीनों मिलकर कर रहे हैं बेटा। धंधा है, अब धंधा है तो तीनों के तीनों मिलकर कर रहे हैं, मतलब अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन इस धंधे में कर रहे हैं, धंधे में दे रहे हैं। ऐसा नहीं बेटा एक आ रहा है, एक ए आया, बाकी 2 गायब हो गए, होस्ट हो गए, पता ही नहीं किधर है। धंधा बस बना लिया एबीसी, लेकिन एक ही आ रहा है ऑफिस में, रोज बेचारा काम कर रहा है, तीनों का बी दोनों का बी सी आ ही नहीं रहे, सिर्फ ए ही आ रहा है। तो पहला केस क्या है? ए बी सी, तीनों के तीनों पार्टनर्स रोज आते हैं ऑफिस, रोज काम करते हैं, अपना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देते हैं। जब काम हो जाता है तीनों मिलकर लंच करते हैं, फिर ठीक है, फिर घर चले जाते हैं, है ना, जब काम खत्म हो जाता है। मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तीनों के तीनों मिलके। इसे कहते हैं बेटा, मतलब तीनों के तीनों मिलके बिजनेस चला रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब ये धंधा ये कैरीड ऑन बाय ऑल। अरे कौन ऑल? ये ऑल शब्द लॉ कौन किसको बोल रहा है? लॉ ऑल है कौन यहाँ पे? कौन है? ऑल है ना, ऑल सारे। अरे यहाँ पे सारे किसको बोल रहा है? वो यहाँ पे लॉ बेटा बोल रहा है इन पार्टनर्स को, इन पर्संस को। यहाँ पे लॉ बेटा इन पर्संस को बोल रहा है कि पर्संस है ना, प्लूरल है, एक से ज्यादा है। तो क्योंकि एक से ज्यादा है, तो जब एक से ज्यादा लोग मिलके धंधा चला रहे हैं, मतलब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, सारे के सारे ऑफिस आते हैं, सारे के सारे मिलके काम करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन देते हैं, काम बांटा हुआ है, हर चीज कर रहे हैं। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस का भार अपने सर पे कैरी कर रहे हैं सारे के सारे मिलके। मतलब बेटा ये जो बिजनेस का जो स्ट्रेस है, बिजनेस का जो काम है, बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कोई एक अपने ऊपर कैरी नहीं कर रहा, तीनों के तीनों मिलके कैरी कर रहे हैं। तो यहां पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, कैरीड ऑन बाय ऑल। लेकिन जरूरी नहीं है बेटा, तभी शब्द यहां पे प्रयोग किया गया है। यहां पे एक शब्द प्रयोग किया गया बेटा, कौन सा? और का। बेटा ये जो और है ना, ये एक ब्रेक दे देता है इस डेफिनेशन को। मतलब बिजनेस में क्या होता है बेटा, बिजनेस में जनरली क्या होता है, जरूरी नहीं है, ये एक केस है, ये मैंने तभी बताया आपको, ये एक केस है कि 3 पार्टनर्स है एबीसी, तीनों मिलकर अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। लेकिन एक केस और बेटा, वो क्या केस है ये मेरा बेटा? इस केस में क्या है, सिर्फ ए ही आता है बिजनेस में। इस वाले केस में क्या है बेटा, तीनों ने एक पार्टनरशिप खोली है, 3 पार्टनर्स हैं इसमें, एबीसी उसका पार्टनरशिप फर्म का नाम है, लेकिन ऑफिस में बेटा सिर्फ ए आता है, बी और सी तो बेटा अपनी शक्ल सिर्फ साल में 2-3 बार ही दिखाते हैं,
आते ही नहीं, रोज या महीने में एक बार आते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं। बाकी जो एक्टिव मतलब अपनी इन्वॉल्वमेंट देते हैं, बी और सी भी आते हैं, लेकिन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं देते, सिर्फ पैसिव इन्वॉल्वमेंट देते हैं। ए अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देता है, मतलब सुबह आता है और शाम को जाता है, पूरा पूरा काम करता है, इन दोनों का काम भी मिलकर करता है। क्योंकि बेटा जब ये दोनों नहीं आएंगे तो इन दोनों का काम भी किसके सर पे आएगा, ए पे आएगा। तो मतलब ए बिजनेस चला रहा है, अपना अपना काम तो कर ही रखा है, और दूसरा बी और सी का भी जो भार है, बी और सी की भी जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी कैरी कर रखा है। इसलिए यहां पे शब्द का प्रयोग गया है और एनी ऑफ देम, मतलब तीनों में से कोई भी, मतलब यहां पे और एनी ऑफ देम, यहां पे मतलब शब्द जो प्रयोग किया गया है और एनी ऑफ देम, यहां पे तभी शब्द का देखो बेटा प्रयोग किया गया है, यहां पे एबीसी और एनी ऑफ देम, मतलब तीनों में से कोई भी, यहां पे तीनों में से कौन, तीनों में से कौन है, मतलब एनी ऑफ देम, मतलब एनी ऑफ ए बी एंड सी, कौन है एनी ऑफ ए बी सी में से, ए एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा यहां एनी ऑफ देम में आप ए रख के देखो ना, ए रख के देखो, ये देखो ए एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा यहां पे आप देखो ना, ए इनके बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, ए इनके बिहाफ पे काम कर रहा है ना, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब यहां पे ऐसा, मतलब यहां पे लॉ में ये लिखा कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहां पे तीनों के तीनों या तो मिलके, तीनों मैंने क्योंकि यहां पे तीन पार्टनर्स ले रखे हैं, 4 7 जो भी है, सर कुछ मेंबर्स की लिमिट भी है बेटा, वो है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, 50 होती है वैसे वो। ए बी सी मतलब जैसे यहां पे तीन है, तो यहां पे तीनों या तो मिलके काम करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर रहा है, बाकी पार्टनर मस्ती मार रहे हैं। मतलब सर ऐसा होता है कि मतलब बाकी पार्टनर कुछ काम नहीं कर रहे, तो सर वो ये तो गलत है, वो काम भी नहीं कर रहा, प्रॉफिट में शेयरिंग भी ले रहे हैं। बेटा वो डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है वो पार्टनर है कौन। हो सकता है वो बेटा वो इसलिए बिजी हो क्योंकि बेटा वो कहीं और भी पार्टनर हो सकते हैं। बेटा जरूरी थोड़ी ना आप एक ही बिजनेस में पार्टनर हो, किसी और पार्टनर फॉर्म में भी पार्टनर हो सकते हो, वो वहां पे इन्वॉल्वमेंट दे रहे हो, तो उनके पास टाइम नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं दे पा रहे। बेटा हो सकता है कोई और कंपनी चला रहे हो, तो आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ है ना, प्रॉफिट में शेयरिंग फिर वो क्यों ले रहे हैं। बेटा क्योंकि हो सकता है वो जो बंदा आपने पार्टनर रखा हो वो नेक्स्ट लेवल बंदा हो। जैसे आपने किसी कंपनी का एमडी को अपने फॉर्म में पार्टनर रख दिया, बेटा ये बहुत बड़ी बात है, वो आपकी कंपनी में एटलीस्ट आपके फॉर्म में पार्टनर तो है, क्योंकि जब पार्टनरशिप फॉर्म में दिखेगा उसका नाम, बेटा उसका नाम ही काफी है। तो बेटा उसका तो नाम ही काफी है, चाहे वो धंधे में आए ना आए, बस उसका नाम होना चाहिए आपके बस बिजनेस में कि भाई हमारी कंपनी में ये बंदा है। तो उसकी वजह से भी बेटा वो बिजनेस आपके बिजनेस में थोड़ी ना आएगा, एक्टिव साल में एक बार शक्ल दिखा देगा, ठीक है, बस उसका नाम ही काफी है। तो बेटा उसकी ब्रांड वैल्यू, तो ब्रांड वैल्यू के चक्कर में वो आपसे प्रॉफिट शेयरिंग लेगा। तो ये रीजंस होते हैं, अभी हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। तो ये लॉ की भाषा है बेटा। मतलब यहां पे पहला केस मैंने ये दिखाया कि तीनों के तीनों मिलकर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि बेटा बी और सी पार्टनर है, ये धंधे में आते ही ना, हफ्ते में सिर्फ एक बार आते हो। अब बेटा हफ्ते में एक बार नहीं आ रहे तो, लेकिन ए अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दे रहा है। अब ए अपना तो काम करेगा, बी और सी तो आ नहीं रहे, तो बी और सी का काम भी कौन करेगा, ए करेगा। मतलब ए इनके बिहाफ पे काम करेगा बी और सी के। अच्छा ये जो ए है ना, ये ऐसी काम नहीं करेगा बेटा, ये क्यों उतना काम करेगा, अपना काम तो कर ही रहा है, दूसरे पे आप बोलोगे इस पे तो सर बहुत बर्डन आ गया, तो टॉक्सिक हो गया। अब ये सोच रहे हो ना बेटा ऐसा ही होता है, लेकिन ये ऐसी काम नहीं करेगा, बी और सी इसको ऑथराइज करते हैं, और हो सकता है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ा दे। जब इतना काम तू कर ही रहे, ये लो थोड़ा ज्यादा ही ले ले भाई, है ना, ऑब्वियसली। तो उसके चक्कर में करेगा, मतलब ऐसे ही ऐसे इसके मन में आया यार आज ये दोनों आए नहीं, मैं इनका काम अपनी तरफ से कर देता हूं, ऐसे नहीं होता बेटा, ठीक है। आपको क्या है, ये ऑथराइजेशन देंगे, पार्टनरशिप में बकाया ये लिखा रहता है कि ये बी और सी लिखेंगे कि अगर हम कुछ काम अगर ना करें तो ए हमारे बिहाफ पे काम करेगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल और एजेंट वाला कंसेप्ट, जो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में म्यूचुअल एजेंसी के अंदर पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बेटा यहां पे आप डेफिनेशन फिर से पढ़िए। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस, एक से ज्यादा लोग हैं, उन सब में रिलेशन है, क्योंकि सब अपने अपने चीजें लेके आए हैं, मतलब एक रिश्ता बन जाएगा। अब रिश्ता क्यों बनाना है, क्योंकि जो उसमें प्रॉफिट आएगा, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, हु हैव एग्रीड का ध्यान से देखिए, एग्रीड मतलब यहां पे बेटा ये एक बताओ, ठानते हैं कि हमको ऐसे, जैसे बेटा ये तीन है, बेटा ये तीन पहले से ही एग्रीड कर लेंगे कि हमको किस रेशियो में बांटना है। सोचो प्रॉफिट आएगा, सोचो तीन दोस्त हैं ये ए बी सी, तो ये तीनों पहले से ही मान लेंगे यार जो प्रॉफिट आएगा ना इक्वल इक्वल बांटेंगे, 50-50-50 सब 30-30-33% बांटेंगे, मतलब ऐसा मान सकते हैं। या ऐसा हो सकता है बेटा तू 60 बांट, तू 20 बांट, तू 20 बांट, तू 60 बांट, तू 20 बांट, तू 30 बांट, ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब अपनी अपनी रेशियो डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पे पार्टनरशिप में लिखा हुआ है डेफिनेशन में, हु हैव एग्रीड टू शेयर, मतलब उनको एग्रीड होना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर क्या क्या है, लिखत में लिखना पड़ेगा, मतलब कोई एग्रीमेंट, कोई स्टैम्प ड्यूटी में लिखना पड़ेगा, एफिडेविट बना के।
बेटा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आप मुंह जुबानी भी बोल सकते हो, लेकिन मुंह जुबानी में कुछ दिक्कतें हैं बेटा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि बेटा बिजनेस हो तो प्रॉफिट तो आएगा, अच्छा लॉस भी हो सकता है, अब चाहे प्रॉफिट हो लॉस है, सब सारे के सारे जितने भी पार्टनर्स उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आपको पता चल गया, अब धंधा बना के बेटा, धंधा ये पार्टनर्स ही चलाएंगे, तो सारे के सारे अगर मिलकर चलाते हैं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, तो कैरिड ऑन बाय ऑल है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सारे ना आए, उनमें से 2-3 ही आए, जैसे बेटा हो सकता है, जैसे इसके, अच्छा आप बोलोगे सर क्या एक ही होता है, नहीं 2 भी हो सकते हैं, मतलब सी नहीं आता, ए और बी आते हैं, तो ए और बी सी का मिलकर काम करेंगे, मतलब यहां पे बेटा सोचो सी नहीं आता, ए और बी ही आता, तो ए और बी अपना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इस धंधे में दे रहे हैं, ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इस धंधे में दे रहे हैं, तो बेटा ये जो सी का काम है, इसका लोड भी इन दोनों पे आएगा, तो ये दोनों एक्चुअली कैरी कर रहे हैं सी का काम भी, ठीक है। तो एनी ऑफ देम, एक होना जरूरी नहीं है, 2 भी हो सकते हैं, एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब किसी के बिहाफ पे आप एक्ट कर रहे हो, किसी और के बिहाफ पे बेटा आप एक्ट कर रहे हो, ठीक है, ए और बी सी के बिहाफ में एक्ट कर रहे हैं, सीधी बात है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। खैर आगे जाके जब मैं आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ाऊंगा, स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, माइनर पार्टनर, है ना, एक्टिव पार्टनर, ये सब मैं आपको वहां पे इन डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो बेटा आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। आज ये जो मेरी क्लास थी बेटा, ये एक्चुअली कंसेप्ट क्लास थी, है ना, मतलब एक फाउंडेशनल क्लास थी। पार्टनरशिप मुझे आपको थोड़ा डिटेल में समझाना था, बेसिक समझाना था, क्योंकि अगली क्लास में जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाऊंगा, आपको और ज्यादा डिटेल में यही कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। एक्चुअली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं ना बेटा, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, पार्टनर, ये जो डेफिनेशन है इसका टुकड़े 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 हैं। जैसे यहाँ पे पर्सन है तो यहाँ पे 2 और मोर पर्सन लिख दिया, रिलेशनशिप बिटवीन है तो उसका एग्रीमेंट लिख दिया, लॉफुल बिजनेस को यहाँ लॉफुल लिख दिया, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये देखिए एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, म्यूचुअल एजेंसी, कैरिड ऑन बाय ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल, तो कुछ भी नहीं है बेटा। इस डेफिनेशन के जब आप टुकड़े 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 कर दोगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बन के आ जाएंगे। कुछ भी नहीं है बेटा, इतना सिंपल है ना, कि पूरा का पूरा पार्टनरशिप अकाउंट इतना सिंपल बना दूंगा बेटा, इतना ईजी हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, और अगली क्लास में अपने फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप हम स्टार्ट करेंगे बेटा। आपको क्या करना है, जो भी स्टडी मैटर आपको उसकी डेफिनेशन एक बार पढ़नी है, ठीक है, अलग तरीके से। अब जैसे आप पढ़ते आ रहे थे तो उसको हटाओ, और जैसा मैंने आपको दिया बेटा अब वैसे पढ़ो, ऐसे अंडरलाइन करो, एक एक चीज करके करो। गूगल पे जाके एक बार ये पार्टनरशिप एक्ट निकाल के देखो, वहां पे एक बार देखो कि लॉ में क्या डेफिनेशन है, वैसे लॉ की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में।